हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन कंप्यूटर टीचर में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। आज हम बात करेंगे डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस के बारे में। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें हम अगर इनपुट देना चाहते हैं कंप्यूटर के अंदर तो हमें एक स्कैनर डिवाइस के थ्रू स्कैन करके देन डेटा को हमें इनपुट करवाना होता है कंप्यूटर के अंदर। तो जब हम डेटा को स्कैन करें और स्कैन करने के बाद में वो कंप्यूटर के अंदर इनपुट हो जाए, इस तरह के डिवाइसेस को ही हम बोलते हैं स्कैनिंग डिवाइस। अब आप ये सोचो कि आप स्कैन क्या करोगे। या तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट होगा या फिर आपके पास कोई पेज होगा, कोई इमेज होगी। उसे हम क्या कर सकते हैं, एक स्कैनर की हेल्प से स्कैन कर सकते हैं। तो स्कैनिंग के अंदर हम एक डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं और इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें हो सकती है। कहीं पे टेक्स्ट लिखा हुआ हो सकता है, कोई सिग्नेचर हो सकते हैं, कोई भी पिक्चर हो सकती है, कोई किसी तरह के ग्राफिक्स हो सकते हैं, हैंड राइटिंग हो सकती है। तो डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ भी हो सकता है। हमें क्या करना है, सिर्फ स्कैन करना है एक डिवाइस के थ्रू और देन उस डेटा को एंटर करवाना है कंप्यूटर के अंदर, एंटर इन कंप्यूटर। और जब इसे हम कंप्यूटर के अंदर एंटर करवा देंगे तो ये हमारी एक हो जाएगी इनपुटिंग ऑपरेशन। अब डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है कि हमें मैनुअली कुछ भी एंटर नहीं करना पड़ रहा। क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा, जो कीबोर्ड था उसमें हम कीबोर्ड के थ्रू कुछ भी डेटा एंटर करते थे, नंबर ऑफ़ कीज़ प्रेस करते थे, कोई भी अल्फ़ाबेट प्रेस करते थे, तो वो हम मैनुअली उसमें लिखकर कुछ एंटर करवा रहे हैं, वो एक इनपुट हो गया। माउस में हम क्लिक करके सेलेक्ट करके इस तरीके से इनपुट देने की कोशिश कर रहे थे। जॉयस्टिक टच स्क्रीन में हम टच करके इनपुट देने की कोशिश कर रहे थे। बट इसके अंदर डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस हमें मैनुअली जो इनपुट करने की जो प्रक्रिया होती है वो हमें करने की ज़रूरत नहीं रहती और हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ही इनपुट देते हैं कंप्यूटर के अंदर। और ये एक फैसिलिटी होती है जिससे यूज़र का टाइम बच जाता है, उसका एफर्ट बच जाता है कि उसे इनपुट करने में भी टाइम देना पड़ रहा है। अब इसमें आपको जो ध्यान देने वाली बात है, डेटा स्कैनिंग जितनी भी तरह की डिवाइसेस हैं ये रूल इन सभी पे लागू हो जाएगा। नंबर 1 पे क्या है कि जो डॉक्यूमेंट होता है वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए। हाई क्वालिटी से हमारा क्या मतलब है कि अगर उसमें कोई इमेज हमें दिख रही है, अगर उसमें कोई टेक्स्ट है, तो वो एकदम क्लियर हमें दिखना चाहिए, धुंधला नहीं होना चाहिए, ब्लर्ड नहीं होना चाहिए। इस तरह की कोई पिक्चर अगर है तो हो सकता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो एग्जैक्टली स्कैन ना हो। और नंबर 2 पे बात आ जाएगी, अगर हम टेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो जो टेक्स्ट है वो बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए। हैंडराइटिंग गुड होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए हैंडराइटिंग। पुअर क्वालिटी की अगर हैंडराइटिंग है या फिर कोई हम टेक्स्ट लिखते हैं जैसे नेहा, नेहा नाम लिखा, उसे हमने क्या किया, गलत कर दिया, तो हम उसके ऊपर क्या करते हैं, ऐसे लाइन खींच देते हैं। तो इस तरह का जो टेक्स्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइक ओवर। इस तरह का अगर टेक्स्ट कंप्यूटर को मिलेगा स्कैनिंग डिवाइस के अंदर तो वो उसको इग्नोर कर देगा। अगर पुअर टेक्स्ट मिलेगा, उसकी राइटिंग एक इंसान को ही समझ नहीं आ रही तो वो कंप्यूटर को कैसे आएगी, वो क्या करेगा, उसको इग्नोर कर देगा। या स्पेलिंग अगर मिस्टेक है किसी टेक्स्ट की तो हो सकता है कि वो उसे भी इग्नोर कर दे। तो इन चीज़ों की हमें विशेष रूप से ध्यान देना है जब हम स्कैनिंग डिवाइस को यूज़ करेंगे। और इसके एक बेनिफिट की अगर बात करें तो हमें इसमें क्या बेनिफिट मिलता है, इसमें डेटा अगर स्कैन हम करें तो डेटा एकदम एक्यूरेट हमें स्कैन हुआ हुआ मिलेगा। क्योंकि कंप्यूटर या स्कैनिंग डिवाइस उस डेटा को तभी रिसीव करेगी जब वो डेटा एकदम सही टेक्स्ट के अंदर, सही राइटिंग के अंदर हमें प्रोवाइडेड है। और दूसरी चीज़ कि एक पूरा कंप्लीट पेज आपने देखा होगा, या फिर अगर हम मैनुअली लिखते हैं या लेटर अगर हम हैंड राइटिंग से अगर हम लेटर लिखें तो आपने देखा होगा हमें बहुत टाइम लग जाता है।
बट अगर आपको कोई ये फैसिलिटी प्रोवाइड करे कि फ़ोन से एक फ़ोटो को खींचो और स्कैन करके और मुझे भेज दो, तो उसमें आपको एक लिमिटेड टाइम लगेगा। कि ये मान लेते हैं एक डॉक्यूमेंट को स्कैन करने में अगर हमें 3 मिनट का टाइम लग रहा है, तो उस डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप चाहे उसे एक डॉक्यूमेंट दो या 2 डॉक्यूमेंट दो, 2 देंगे तो 6 मिनट लग जाएंगे। इस तरीके से हमें हमारा डेटा इनपुट करवाने में हेल्प हो जाएगी। तो ये 2 इसके बेनिफिट होते हैं। एक तो डेटा हमें बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा, क्योंकि स्कैनिंग डिवाइस उसे रिसीव ही तब करेगी अगर वो डेटा सही है। और दूसरी कंडीशन हमने क्या देखी कि डेटा हमें बिल्कुल एक्यूरेट टाइम के ऊपर हमें मिल जाएगा। इसके अगेंस्ट में अगर मैनुअली बात करें तो हो सकता है कि किसी एक इंसान को राइटिंग करने में एक पेज की अगर कोई लेटर लिखना है तो उसको हो सकता है कि 15 मिनट का टाइम लग रहा है, और वहीं पे जो दूसरा इंसान है उसे हो सकता है कि उसमें आधा घंटा लग जाए, क्योंकि राइटिंग की जो स्पीड होती है वो भी हर इंसान की पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। तो मैनुअल एंट्री से यहाँ पे हमें टाइम कम लगता है और हम टाइम का अच्छा यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। तो ये बात हमने यहाँ तक करी है कि अब हमें जो स्कैनिंग डिवाइसेस पढ़नी है वो कौन कौन सी होती हैं और उनका यूज़ हम किस तरह से करते हैं। और ब्रीफ आपने ये देख लिया कि डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस का एग्जैक्टली काम क्या होता है, स्कैनिंग डिवाइसेस से हम क्या क्या चीज़ें स्कैन करते हैं, इसके ड्रॉबैक क्या है और इसके बेनिफिट क्या हैं। तो हमारी फर्स्ट स्कैनिंग डिवाइस हो जाएगी इमेज स्कैनिंग। ये नाम से पता चल रहा है इमेज स्कैनिंग, मतलब ये एक ऐसी डिवाइस होनी चाहिए जो क्या करेगी, इमेज के अंदर हमें डेटा प्रोवाइड करवाएगी। ये डिवाइस आपको इस तरीके से दिखेगी, एक फ्लैप दिया होता है और यहाँ पे एक आपको अंदर एक प्लेट दिख रही होगी। ये प्लेट ग्लास की बनी हुई होती है, जिसके अंदर नीचे की साइड में जैसे हमें ये चीज़ दिख रही है, ऐसे एक हॉरिजॉन्टली लाइट ट्रैवल करती है। और वो कैसे ट्रैवल करती है, ये पूरी की पूरी लाइन धीरे धीरे यहाँ से स्टार्ट होती है और वो धीरे धीरे इस एंड तक आ जाती है। और जब वो इसके ऊपर रखा हुआ जो डॉक्यूमेंट है उस पूरे डॉक्यूमेंट को स्कैन करके जब एंड तक आ जाती है तो वो लाइट बंद हो जाती है। और ये जो आपको प्लेट दिख रही है ये बिल्कुल ग्लास की प्लेट होती है। इस पिक्चर को अभी तो यहाँ पे सीधा रखा हुआ है, बट एग्जैक्टली हम जिस चीज़ को स्कैन करना चाहते हैं इस पिक्चर को हमें उस ग्लास के ऊपर दिखाना पड़ता है। कि जैसे एग्जैक्टली हम इसी का एग्जांपल लें तो इस पिक्चर को अगर आपको स्कैन करना है तो आपको इस ग्लास के ऊपर इस पिक्चर को उल्टा रखना पड़ेगा, तो वो डेटा जो है लाइट के थ्रू स्कैन करेगा। रेगुलर रूटीन में जो हम स्कैनर यूज़ करते हैं वो इसी तरीके की टेक्नोलॉजी होती है। इसमें हम कोई पिक्चर भी दे सकते हैं या कोई ऐसा टेक्स्ट का कोई डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, जैसे कोई लेटर है, कोई ऑर्डर है, वो हम इसमें रख के स्कैन कर सकते हैं। कोई हैंड राइटिंग, जैसे कोई किसी का खुद के हाथ से लिखा हुआ कोई पेज है, वो भी हम इसमें स्कैन कर सकते हैं। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप डेटा चाहे उसके अंदर कुछ भी एंटर करवाओ, आपको जो इसका आउटपुट मिलेगा कि आफ्टर प्रोसेसिंग, आफ्टर स्कैनिंग आपको क्या चीज़ मिलेगी। इमेज स्कैनिंग के अंदर आपको एक इमेज मिलेगी कि आपने एक इनपुट दिया और आपको अब आउटपुट में क्या रिज़ल्ट मिला है, आपको आउटपुट में मिलेगा इसकी एक इमेज बनी हुई। जैसे अगर कोई टेक्स्ट का डॉक्यूमेंट है वो भी हमें इमेज की स्टाइल में मिल जाएगा, अगर कोई पिक्चर है तो वो भी हमें इमेज स्टाइल के अंदर मिलेगा, हैंड राइटिंग का अगर कोई पेज है तो वो भी हमें इमेज स्टाइलिंग के अंदर मिलेगा। और ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है कि इमेज स्कैनिंग डिवाइस जो होती है वो डेटा हमें किस फॉर्म के अंदर प्रोवाइड करवाती है, एक इमेज के अंदर प्रोवाइड करवाती है। आउटपुट हमें इमेज पे प्रोवाइड करवाती है, बट इनपुट वो हर तरह का रिसीव कर लेती है। उसमें हैंड राइटिंग भी हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकता है, पिक्चर भी हो सकती है ना। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाएगी। आप इनको ध्यान रखना कि इनपुट देते टाइम पे कुछ भी एक्सेप्ट कर लेती है, चाहे टेक्स्ट है, कोई पेज है, कोई सिग्नेचर है, हैंड राइटिंग है, पिक्चर है। बट आपको जब आफ्टर स्कैनिंग वो आउटपुट देगी वो हमें मिलेगी सिर्फ एक इमेज। अगर आप ये चाहते हो कि जो डेटा, जो टेक्स्ट हमने यहाँ पे इनपुट में दिया था, हमें वो आउटपुट टेक्स्ट फॉर्म के अंदर चाहिए, तो ये प्रक्रिया इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हमें डेटा सिर्फ इमेज में ही आउटपुट मिलेगा। और ये इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है
बट इसका यूज़ ही हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें डेटा एज अ इमेज को यूज़ करना होता है। इमेज स्कैनिंग के अंदर हम दो तरह के स्कैनिंग डिवाइस भी देखते हैं, जिसमें आपको जो ये मैंने एग्जांपल दिया है इसका नाम होता है फ्लैट बेड स्कैनर। इसे तो हम फ्लैट बेड स्कैनर से मेंशन करेंगे। और नंबर 2 पे हम कैसा टाइप का स्कैनर पढ़ते हैं, हैंड हेल्ड स्कैनर। फ्लैट बेड में तो हमने देख लिया कि डॉक्यूमेंट को हम एक ये बेड की स्टाइल में है इसलिए इसका नाम हमने फ्लैट बेड दे दिया। इसके ऊपर डॉक्यूमेंट को हम रख देते हैं और वो स्कैन कर लेते हैं। अब हैंड हेल्ड के अंदर आप इसके नाम से देख लो कि ज़रूर ये स्कैनर हम हाथ से यूज़ करते हैं, हैंड से यूज़ करते हैं, तभी इसका नाम ऐसा होगा। वो हमें इस तरह का स्कैनर देखने को मिलता है। अब आप इसमें ये देखो, ये जो आपको लाइन दिख रही है ये आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर लाइन है और आपको अपना जो स्कैनर है उसे प्लेस करना है इस तरीके से, और एक एक लाइन के ऊपर आप इसको धीरे धीरे मूव करोगे नीचे की तरफ में, और इस तरीके से ये लाइन वाइज लाइन बाय लाइन क्या करता है, डेटा को स्कैन करता है। फ्लैट बेड में तो क्या था कि एक डॉक्यूमेंट पूरा का पूरा हम क्या कर रहे थे, स्कैन कर रहे थे, और लाइट बीम जब तक उसके पूरे डॉक्यूमेंट के नीचे से क्रॉस करती थी तब तक वो पूरी डेटा स्कैनिंग कर लेता था। इसके अंदर हम इमेज को भी ऐसे ही धीरे धीरे स्कैन करेंगे, जैसे ये यहाँ पे दिखा रहे हैं कि यहाँ से स्टार्ट करते हुए धीरे धीरे हमें पेज के एंड तक, इमेज के एंड तक जाना है और ये स्कैनिंग कर लेगा। इस स्कैनर के हमें क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलते हैं कि एक तो हम इजीली इस स्कैनर को अपने हैंड के अंदर मैनेज कर लेते हैं, और ये जो स्कैनर होता है ये किस तरीके से स्कैन करता है, स्कैन लाइन बाय लाइन, और हर लाइन के लिए आपको केयरफुली अपने हैंड को मूव करवाना पड़ता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कि सबसे पहले पेज का जो सबसे ऊपर टॉप होगा, इमेज का जो ऊपर टॉप होगा वहाँ से स्टार्ट करना है और आपको धीरे धीरे आना है बॉटम तक। और ये जो स्कैनर है हैंड हेल्ड, ये चीपर होता है किससे, फ्लैट बेड के स्कैनर से। और चीपर किस चीज़ के अंदर होता है, कॉस्ट के अंदर चीपर होता है, मतलब अगर हम इसको ख़रीदेंगे तो ये हमें सस्ता मिल जाएगा। फ्लैट बेड थोड़ा महंगा होता है। स्पीड की अगर बात करें तो फ्लैट बेड हमें स्पीड एक अच्छी देता है, किसके कंपैरिजन के अंदर, अगर हम हैंड हेल्ड की बात करें। ठीक है, तो ये इतनी सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और ये इमेज स्कैनिंग के अंदर हमने 2 स्कैनर पढ़ लिए। तो नंबर 2 टाइप की क्या डिवाइसेस हो सकती हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन क्या होता है कि ये रिकग्नाइज करता है कैरेक्टर को। आप इसके अंदर कोई भी डेटा प्रोवाइड करवाओगे, वो आपको किस चीज़ के अंदर आउटपुट देगा, एक कैरेक्टर फॉर्म के अंदर, मतलब टेक्स्ट के अंदर। इसकी फुल फॉर्म हमने देख ली, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, और आपने ज़्यादा सुना होगा OCR। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इनकी तो आपको एग्जैक्ट क्या पूछेंगे, फुल फॉर्म आराम से पूछ सकते हैं पेपर के अंदर। ये जो आप डिवाइस देख रहे हो इसे हम बोलते हैं OCR, और ये भी किस तरीके से आपको दिख रहा होगा, एक हैंड हेल्ड स्कैनिंग डिवाइस जो हमने पीछे देखी थी उसकी तरह दिख रहा होगा। और इसमें भी प्रक्रिया वही होती है कि हम लाइन वाइज लाइन क्या करते हैं, डेटा को स्कैन करते हैं। एक इस तरह का OCR भी आपको देखने को मिलेगा जिसमें हम 1 बाय 1 एक एक कैरेक्टर को हम रीड करते हैं। तो जब हमने बात की थी एक इमेज स्कैनर की, इमेज स्कैनर में हमने देखा था कि आप उसे कोई भी इनपुट प्रोवाइड करवाओ, वो आपको डेटा का जो आउटपुट है, मतलब यूज़र को जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कंप्यूटर को जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो हमें एक इमेज की फॉर्म में प्रोवाइड हो रही थी, है ना। तो यूज़र कंप्यूटर को किस फॉर्म के अंदर डेटा प्रोवाइड करवा रहा था, एक इमेज फॉर्म के अंदर। और अगर आप सोचो कि अगर कंप्यूटर को वो डेटा टेक्स्ट फॉर्म के अंदर चाहिए तो उसके लिए हम इमेज स्कैनिंग डिवाइस को यूज़ नहीं कर सकते। इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए हमने OCR टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, जो डिवाइस आपको दिखने में तो इमेज स्कैनिंग जैसी लग रही है, बट ये क्या करता है, किसी भी टाइप का डेटा, चाहे वो इमेज है, टेक्स्ट है, कोई टाइप किया हुआ टेक्स्ट है, हैंड राइटिंग है, उन सभी को स्कैन करके, और वो क्या कर रहा था, इन सभी को स्कैन करके कन्वर्ट कर रहा है कैरेक्टर के अंदर।
इससे फ़ायदा क्या निकलेगा कि हो सकता है कंप्यूटर के ऊपर हमें उन कैरेक्टर को यूज़ करना हो। जैसे हमें एक डेटा स्कैन करवाना है, टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ है राम, और राम को अगर हमें स्कैन करना है और हमें आर अलग चाहिए, ए अलग चाहिए और एम अलग चाहिए, हमें इस टेक्स्ट के अब आर, ए और एम, इस तीनों के लिए हमने कंप्यूटर को एक ऑपरेशन दिया कि आप इन 3 वर्ड से और क्या क्या नाम बना सकते हो। तो इसके लिए तो कंप्यूटर को क्या है, ये अलग अलग शब्द चाहिए, अलग अलग कैरेक्टर चाहिए। इस तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें जब टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट हुई तो हमने किस टेक्नोलॉजी को यूज़ लिया, OCR को। तो पहला ड्रॉबैक तो हमने देख लिया कि इमेज स्कैनिंग से जो हमें ड्रॉबैक हुआ कि हमें इमेज के अंदर आउटपुट मिला। अब OCR से हम आउटपुट जो है वो कैरेक्टर के अंदर भी ले सकते थे। और दूसरे टाइप का हमें क्या ड्रॉबैक देखने को मिला था, जो इमेज का साइज़ होता है स्टोरेज यूनिट के अंदर, आपने देखा होगा कि इमेज जो है वो MB के अंदर या फिर KB के अंदर जो है सेव होती है। अगर क्वालिटी अच्छी है तो MB में, अदरवाइज़ वो KB के अंदर सेव हो जाती है। और हमें एक लिमिट दी होती है जब हम फॉर्म भरते हैं कि इमेज का जो साइज़ है वो 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। इस तरीके से एक मेमोरी को बताने का ये तरीका है। जो हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे उस टाइम पे आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अभी आप सिर्फ ये सोचो कि आपको फॉर्म भरते टाइम पे जो 50 KB और 100 KB के बीच का साइज़ हमें इमेज का सेट करना पड़ता था। इमेज को सेव करने के लिए हमें कितना डेटा चाहिए, किलोबाइट, मतलब या तो 50 KB, 100 KB, 150 KB या फिर MB के अंदर भी डेटा इमेज के अंदर लग जाता है। बट वहीं पे जब हम OCR टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का सोचें तो हमें टेक्स्ट के अंदर ही डेटा कन्वर्ट करना है। और हमारे पास अगर 2000 कैरेक्टर हैं तो 2000 कैरेक्टर को सेव करने के लिए जो हमें मेमोरी चाहिए हमारे कंप्यूटर के अंदर, वो हमें 2000 बाइट ही रिक्वायर्ड होती है। ये हम एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं कि हमें 2000 बाइट ही यूज़ लेने पड़ते हैं। बट अगर हम इसको इमेज में कन्वर्ट करने का सोचें तो कम से कम 10 से 15 गुना ज़्यादा हमें क्या चाहिए, स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि जब हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं उसकी क्वालिटीज़ के अंदर एक ये चीज़ भी आती है कि आपके कंप्यूटर के अंदर अगर कोई डेटा कम स्टोरेज रखता है तो उस डेटा को एक अच्छा डेटा माना जाता है। बट अगर ऐसा कोई डेटा आपने रख दिया जो पूरे कंप्यूटर की स्टोरेज को रिज़र्व कर लिया उसने, तो वो डेटा हमारे कंप्यूटर के लिए सही नहीं माना जाता, वैल्यूएबल नहीं माना जाता, क्योंकि उससे अब कंप्यूटर कोई और काम करने के लिए सक्षम ही नहीं बचा। तो जैसे हम स्पीड को करते हैं कि स्पीड कंप्यूटर की ज़्यादा होनी चाहिए, वैसे ही मेमोरी या स्टोरेज जो है वो भी कंप्यूटर के अंदर होनी चाहिए, ताकि कंप्यूटर अपने कोई भी काम है आराम से, आसानी से कर सके। अब OCR टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कैसे करते हैं, ये टेक्नोलॉजी हम कैसे काम में लेते हैं। तो जो आपने डिवाइस देखी, इस डिवाइस के अंदर एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन सॉफ्टवेयर डाला हुआ होता है, जो हर तरह का डेटा, इमेज, टेक्स्ट को क्या करता है, रीड करता है और इस पूरे डेटा को कन्वर्ट कर देता है कैरेक्टर के अंदर। और OCR का जब भी नाम आए तो आप कैरेक्टर से आपको पता चल जाएगा कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन है। तो ये डेटा आपको आउटपुट में किस चीज़ के अंदर प्रोवाइड करवाता है, आउटपुट में हमें डेटा मिलता है कैरेक्टर की फॉर्म में। और ये किस तरह के कैरेक्टर को सेव करता है, तो वो होते हैं हमारे ASCII कैरेक्टर कोड को। अब ये ASCII कैरेक्टर कोडिंग क्या होती है, इसको एक बार हम समझने के लिए बात करेंगे कि जैसे हमारा नंबर सिस्टम होता है, नंबर सिस्टम में हम बात करते हैं 91, ये हमें एक नंबर पता है 91। इस नंबर को सेव करने के लिए हमारे पास डिजिट कितनी है, 1 और 2, मतलब 91। ये जो नंबर हमने सेव किया है इसमें 2 डिजिट हैं। अब अगर हमें 9000 इस नंबर के अंदर डिजिट पता करनी है तो इसमें डिजिट कितनी है, इस पे हमारे पास डिजिट हो गई 1 2 3 4, 4 डिजिट का नंबर ये हमारा काउंट होगा। वैसे ही ASCII के अंदर हमारे कितने डिजिट का कॉम्बिनेशन होता है, 7 डिजिट का। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, ASCII के अंदर अगर ASCII कोड है, ASCII कोड कैरेक्टर को हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम कितनी
डिजिट के ऊपर काम करेंगे, 7 डिजिट के ऊपर। मतलब इसका जो नंबर होगा आस्की का वो 1 2 3 4 5 6 7 वो इतनी सारी डिजिट को होल्ड करके रखेगा अपने अंदर। और ये नंबर सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं, इसका नाम होता है डेसिमल। ठीक है, ये हम नंबर सिस्टम का पार्ट है जो एक बार सिर्फ यहाँ पे आस्की नाम आया है ये बताने के लिए ही मैं आपको ये दे रही हूँ इंट्रो। बाकी इसको बिल्कुल डिटेल के अंदर हम नंबर सिस्टम में ही पढ़ेंगे। अगर आपको समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नंबर सिस्टम में इसको आसानी से समझ लोगे। अब डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है वो चलता है 0 से 9, इसलिए आपने ध्यान दिया होगा इसमें एक डिजिट में आने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा, 0। 0 की वैल्यू सबसे कम होती है, देन 1 2 3 4 और इस तरीके से। अगर मैं आपको ये बोलूँ आपको एक डिजिट के अंदर सबसे बड़ा नंबर सेव करना है तो आप क्या करोगे, आप सेव करोगे 9, कि इससे बड़ा नंबर हमारे पास नहीं होता। अब अगर कोई ये बोले कि 9 से बड़ा तो 10 होता है, बट 10 के अंदर हमने कितने डिजिट का यूज़ कर लिया, 2 डिजिट का। और 2 डिजिट के अंदर 10 जो है वो सबसे छोटी संख्या होती है। 2 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या की अगर बात करें तो क्या हो सकती है, 10 के बाद में 11 12 13 14 15 16 इस तरीके से करते हुए जब हम पहुंच जाएंगे 99 पर, तो ये हमारा 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है। और अगर बात करें आस्की का तो ये लैंग्वेज कौन समझता है, आस्की कैरेक्टर कोडिंग कौन समझता है, कंप्यूटर। और कंप्यूटर की हमने फर्स्ट क्लास में ही बात की थी। कंप्यूटर को सिर्फ भाषा का ज्ञान है, एक तो कंप्यूटर जानता है 0, एक कंप्यूटर जानता है 1। इसके अलावा कंप्यूटर को कुछ भी नहीं आता, क्योंकि मशीन है। जैसे हमारे घर में चलने वाला फ़ैन वो एक मशीन है, अगर आप उसका बटन ऑफ़ करोगे मतलब उसे 0 कर दोगे तो फ़ैन बंद हो जाएगा। अगर आप फ़ैन को चालू करना चाहते हो तो आप उसे ऑन करोगे, ऑन का मतलब 1, और वो फ़ैन क्या होगा, ऑन हो जाएगा। तो पंखे को सिर्फ इतनी ही बात पता है कि या तो उसको ऑन होना है या उसको ऑफ़ होना है। अगर उसके अंदर टेक्निकली कोई दिक्कत है तो हम क्या करते हैं, उसे मैकेनिक को दिखा देते हैं कि ये ख़राब हो रहा है। वैसे ही कंप्यूटर भी एक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये भी क्या लैंग्वेज को जानता है, सिर्फ 0 और 1 को। तो इन 7 डिजिट के अंदर हम या तो 0 लिख सकते हैं या फिर 1 लिख सकते हैं, या फिर 0101 के ऐसे कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हैं। अब इन कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है वो हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के अंदर। कैसे हम इसके 7 डिजिट के अंदर नंबर 1 को रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर 9 को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर कैरेक्टर ए को रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए को रिप्रेजेंट करते हैं। इन सब के ये नंबर 0101 का अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं और वो इतना कोई हार्ड नहीं है। आप एक बार सिर्फ इतना समझो कि आस्की के अंदर हमें 7 डिजिट हमारे पास होती है, उस 7 डिजिट के अंदर हम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन से डेटा को सेव करवाते हैं। तो OCR क्या करता है, OCR सबसे पहले स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद में वो एक इमेज बनाता है, और वो इमेज किस तरह की होती है, एक बिट मैप इमेज होती है। इस इमेज से डेटा कन्वर्ट हो जाता है आस्की कैरेक्टर के अंदर, और आस्की कैरेक्टर से हम ये मान सकते हैं कि जो डेटा हमने प्रोवाइड किया वो किस में कन्वर्ट हो गया, एक कैरेक्टर फॉर्म के अंदर। कंप्यूटर को जो हमने इनपुट दिया वो उसको किस फॉर्म में मिला, एक कैरेक्टर फॉर्म के अंदर हमें कंप्यूटर को इनपुट दे दिया। और ये कन्वर्ज़न का काम कौन करता है, बिट मैप इमेज से आस्की कैरेक्टर के अंदर ये कन्वर्ज़न करता है OCR सॉफ्टवेयर। अब आपने देखा कि पहले इमेज स्कैन होगी, देन वो बिट मैप इमेज में कन्वर्ट होगी, देन वो आस्की के अंदर कन्वर्ट होगी। तो OCR सॉफ्टवेयर की जो टेक्नोलॉजी है इसे यूज़ करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और थोड़े की बात नहीं करेंगे, एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स है ये, बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है। बट ये हमने टेक्नोलॉजी यूज़ में क्यों ली, क्योंकि हमें कंप्यूटर को इनपुट देना था कैरेक्टर के अंदर, इसलिए हमारे लिए ये एक ऑप्शन सिर्फ ये एक ही था जिससे हमने OCR टेक्नोलॉजी को यूज़ किया। अब OCR के अंदर 2 तरह के कैरेक्टर कन्वर्ट हो जाते हैं, वो सिर्फ एक मैं आपको नॉलेज के लिए ही बता रही हूँ। तो एक तो होता है OCR A और एक होता है OCR B।
आपको ये 2 तरह की राइटिंग देखने को मिलेगी। अब इसमें अलग क्या है, इसको बोलते हैं OCR अमेरिकन और इसको बोलते हैं यूरोपियन। इसमें देखो आप C इस तरीके का दिखेगा, बट OCR B के अंदर आपको नॉर्मल C जो हम यूज़ करते हैं, बस थोड़ा राइटिंग का फ़र्क है। और आना इसमें कुछ नहीं है पेपर में, मैं आपको जस्ट नॉलेज के लिए बोल रही हूँ कि क्या पता ये चीज़ आ जाए हमारे पास फुल फॉर्म के लिए। तो OCR A का मतलब अमेरिकन और OCR B का मतलब यूरोपियन। ठीक है, ये आप एक बार थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। यहाँ पे हमने हमारे OCR टेक्नोलॉजी को कंप्लीट कर लिया और आज की क्लास में हमने डेटा स्कैनिंग की डिवाइसेस देखी, जिसमें फर्स्ट थी इमेज स्कैनिंग और दूसरे थी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इमेज स्कैनिंग में उसके 2 टाइप हमने देखे, फ्लैट बेड स्कैनर और हैंड हेल्ड स्कैनर। दोनों के काम देखे, दोनों की टेक्नोलॉजी देखी, कैसे यूज़ लेना है। OCR के अंदर देखा हमने कि OCR कैसे अलग है इमेज स्कैनिंग से, OCR की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, हम इसका यूज़ क्यों करते हैं, और जब कैरेक्टर के अंदर कोई इमेज कन्वर्ट होती है तो वो कौन सी कोडिंग के अंदर कन्वर्ट होती है, तो उसके लिए हम कौन सा कैरेक्टर कोडिंग यूज़ लेते हैं, ASCII। और ASCII कोड कितने डिजिट के अंदर डेटा को सेव करता है, 7 डिजिट के अंदर। अभी आपको सिर्फ इतनी ही बात ध्यान में रखनी है, आगे की चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।